जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई सेशन में। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास, जो कि इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए। तो कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ ये बात आपसे कह सकता हूँ कि समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके पेपर में। अगर आपको ये 2 नंबर पूरे करने हैं, ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ये चैप्टर देखिए। और उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऐसे उम्मीद मैं करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं आज के बाद। तो जो भी मेरा भाई आज चैनल पर नया जुड़ा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना देर किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं समास। समास होता क्या है और समास की परिभाषा क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, ठीक है, या संक्षेपीकरण। इसका मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। समास का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोटा करना। तो ये किसी भी चीज़ को छोटा कर देता है समास। तो समास की अगर मैं परिभाषा देखता हूँ तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन, नवीन का मतलब है नए, एवं सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो, ठीक है। बिना अर्थ का शब्द नहीं बनेगा, सार्थक शब्द बनाना, तो उसी को समास कहते हैं। दो शब्दों को जोड़कर एक अगर नया शब्द बन जाए, लेकिन उस शब्द का अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ का नहीं हो, तो अगर उसका अर्थ है तो वो समास बन जाएगा, ठीक है। वो समास हमारा कहलाएगा। अभी हम इसको देखेंगे कैसे। जैसे मैं आगे बात करता हूँ, समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला क्या है, सम, और दूसरा आस। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस से। तो आगे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। संक्षेप का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, संक्षेपीकरण, एक ही बात है। और समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि समास का जो है विलोम शब्द क्या होगा। समास का विलोम होता है व्यास या कथावाचक। समास का मतलब क्या होता है, छोटा, और उसका विलोम होगा व्यास यानी बड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। व्यास या कथावाचक इसको कहेंगे, इसके विलोम को। आगे बात करते हैं हम। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पूर्व पद, इसको बोलते हैं हम पहला पद, और एक होता है उत्तर पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद, ठीक है। तो ये दो पदों से समास बनेगा। तो दो पद होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पद लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो उनसे हम समझेंगे पहला पद कौन सा और दूसरा पद कौन सा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक शब्द मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा नील कमल, ठीक है। नील कमल ये जो है एक शब्द है। तो यहाँ पर देखो, इसमें दो शब्द है, ये और ये। तो नील कमल बना। तो पहला वाला जो शब्द होता है इसको बोलते हैं हम पूर्व पद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पूर्व पद। और जो कमल है बाद वाला, इसको बोलते हैं उत्तर पद, उत्तर पद। तो बाद वाला जो पद होता है उसको उत्तर पद कहेंगे, जो प्रारंभ का पद होता है उसको पूर्व पद कहेंगे, ठीक है। तो ये दो पदों से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, राजपुत्र हो गया, गगनचुंबी, ठीक है, गंगा जल और मनमोहक। तो चार मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं। तो राजपुत्र का अगर मैं समास विग्रह करूँ तो समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र, ठीक है। राजपुत्र का क्या होगा, राजा का पुत्र। ऐसे ही गगनचुंबी का अगर समास विग्रह करेंगे, विग्रह का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विग्रह का मतलब क्या होगा, अलग। तो गगन को चूमने वाला बनेगा। गंगा जल का क्या बनेगा, गंगा का जल। मनमोहक का क्या बनेगा, मन को मोहने वाला। तो ये इनके जो है विग्रह हो गए, समास का विग्रह कर दिया, तोड़ दिया हमने उसको। जैसे ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, राजपुत्र, राजपुत्र से क्या बना, राजा का पुत्र, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पढ़ा है। गगन चुंबी से बनेगा गगन को चूमने वाला, और गंगा जल से बनेगा गंगा का जल, एंड मनमोहक से बनेगा मन को मोहने वाला, ठीक है। तो ये जो है शब्द बने हमारे समास विग्रह करने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ समास आपने समझा कि समास में कितने पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला पद कहलाएगा पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद, ठीक है। जैसे मैंने आपको पद यहाँ बताएं कि पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। तो इन्हीं पर पूरा समास जो है डिपेंड करेगा, और इन्हीं के अनुसार हम समास में पढ़ेंगे पदों की प्रधानता, ठीक, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं समास के भेद। जो समास के भेद हैं यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के भेद होते हैं 6, ठीक है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 6। जैसे पहला हो गया अव्ययभाव समास। जो अव्ययभाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पहले पद की प्रधानता होगी इस समास में। जो कर्मधारय समास है इसका उत्तर पद प्रधान होगा, यानी इसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी। एक होता है द्विगु समास, ठीक है। ये द्विगु लिखा हुआ है इस तरह से,
दिगु। लेकिन जब ये टाइप हो जाता है तो दिगु फिर इस तरह से लिखा जाता है टाइप हो गए, ठीक है। तो ये दिगु है, तो ये इसमें लिख गया दिवगु, तो इसका मतलब क्या है, दिगु समास है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। अच्छा, यह द्वंद्व समास है, द्वंद्व को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो द्वंद्व समास है वो होता है उसमें हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। द्वंद्व जो है दोनों पदों की इसमें प्रधानता होती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइप तो ऐसे होता है, लेकिन जब वो हो लिख के आता है तो इस तरह से लिख जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने इसे क्लियर करा दिया है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। द्वंद्व समास है तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। जो बहुव्रीहि समास है इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, और जो तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। उत्तर पद प्रधान होगा। तो यहाँ कितने समास ऐसे हैं जिनका जो उत्तर पद प्रधान है, देखो एक तो इसका उत्तर पद प्रधान हो गया, एक ये हो गया जिसका उत्तर पद प्रधान है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी पदों की प्रधानता के आधार पर भी जो समास है उसके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर। तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं ना, वो 4 ही प्रकार के होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर पदों की प्रधानता पूछी जाए तो 4 प्रकार के, जैसे मैंने आगे इनको लिखा हुआ है यहाँ पे, पदों की प्रधानता के आधार पर भेद, जो पदों की प्रधानता है उसके आधार पर भेद होते हैं 4। कौन कौन से 4 होते हैं? जैसे अव्ययभाव समास, इसका पूर्व पद प्रधान है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास दोनों पद अप्रधान होंगे, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, तीसरे व्यक्ति को बताएंगे। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, तत्पुरुष समास जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है। तो कौन कौन से समास गायब है? एक तो कर्मधारय समास गायब है, और एक द्विगु समास गायब है, ठीक है। तो यहाँ नोट में एक चीज पढ़िए, पदों की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही भाग माना जाता है, इसलिए इनको जो है पदों की प्रधानता के आधार पर 4 ही प्रकार का माना गया, क्योंकि कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष का ही पार्ट है। कारण क्या है कि इनका भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इनको जो है क्या मानते हैं, तत्पुरुष समास का ही एक भाग मानते हैं, ठीक है। इन दोनों का भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए पदों की प्रधानता के आधार पर 4, और वैसे पूछे समास के प्रकार तो 6। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना अपने एग्जाम में, और ना ही यहाँ पर क्लास में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, समास के भेद पूछे तो 6 बताएंगे, अगर पूछे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो भेद होते हैं फिर 4। तो चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययभाव समास को, ठीक है। इसकी पहचान देखेंगे, ठीक, कैसे कैसे इसमें जो है प्रश्न बनते हैं, किस तरह से इसको पहचाना जाएगा, क्या इसकी पहचान के नियम है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो बात कर लेते हैं अव्ययभाव समास। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो और पूरे समास का अर्थ क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करे, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में बता दूं कि जिस समास का पहला पद प्रधान होगा, ठीक है, और पहला पद अव्यय होगा, अव्यय मतलब अविकारी होता है, अव्यय का मतलब क्या होता है, अविकारी, ठीक है। पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास कहलाता है। तो इसकी जो पहचान है, तो इसमें शुरुआत में उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे यथा, बा, बे, दर, अनु, तो उपसर्ग लगेंगे इसमें शुरुआत में, तो इसके साथ में उपसर्ग लगता है, अव्यय लगता है, ठीक है। तो अव्यय का मतलब इनमें विकार नहीं उत्पन्न कर सकते। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला यथा स्थान, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा बता दो यथा स्थान में कौन सा समास है, तो इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो स्थान के अनुसार हो जाएगा। तो इसमें पहला पद प्रधान हो गया, पूर्व पद प्रधान हो गया यथा, ठीक है। यथा संभव, सॉरी यथा समय, समय के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, ठीक है। तो देखो इसमें अनु उपसर्ग लग गया, अनु उपसर्ग, ठीक है। यहाँ इनमें यथा उपसर्ग लगा हुआ सभी में, यथा। बाकायदा में बा उपसर्ग लगा है, बा कायदा, कायदे के अनुसार। बेकाम में बे उपसर्ग लगा हुआ है, तो बेकाम का मतलब होता है काम के बिना। तो इस समास की पहचान ये है कि इसमें जो है प्रथम पद उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, ध्यान रखिए। और एकमात्र यह एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है, और किसी समास में पूर्व पद प्रधान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, एकमात्र, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है,
जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो एकमात्र ये समास है जिसका पहला पद प्रधान होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस समास को आपने अच्छे से समझा है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। जब एक पद की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, तो उसमें भी अव्ययभाव समास होता है। एक पद जब बार बार आए तो उसमें भी जो क्या हो जाएगा, हमारा अव्ययभाव समास होता है। जैसे हमारी संज्ञा शब्द बार बार आए, जैसे हाथों हाथ, मैंने वो चीज़ हाथों हाथ करा लिया, तो इसमें भी क्या है, अव्ययभाव समास है। घड़ी घड़ी सोचता रहता है, ठीक है, बीचों बीच फंस गया, तो बीचों बीच, दिनों दिन काम करता है, एकाएक, ठीक है, एकाएक देखता रहता है। तो सरासर, तो सरासर का मतलब सर आसर। तो ऐसे शब्द जब रिपीट होते हैं तो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे पल पल, मैं पल पल मर रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, रातों रात पढ़ रहा हूँ, मुँहा मुँह देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण है। जब कोई जो पद है, जब कोई शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ अपवाद है। अपवाद क्या है कि यदि किसी नदी के नाम के आगे संख्या आए तब वहाँ भी अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, वहाँ भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होता है। जैसे सप्त नदी और पंच नदी। ठीक है, तो अगर किसी नदी के नाम के आगे हमारा संख्या वाचक कोई शब्द लगा है तो वहाँ हमारा क्या होता है, अव्ययभाव समास होगा। इसका ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे सप्त नदी है, पंच नदी है, पंचगंगनम भी लिखा आता है, पंचगंगनम, पंचगंगनम। ठीक है, तो इसमें भी क्या अव्ययभाव समास है। पंच यमुनम भी लिखा आता है, पंच यमुनम, पंच यमुनम। ठीक है, और सप्त सिंधु लिखा आता है, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। तो यहाँ भी क्या है, इन सब में अव्ययभाव समास होगा। अगर नदियों के नाम से पहले संख्या लिख के आ रही है तो ध्यान रखेंगे अव्ययभाव समास ही उनमें होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ जो है अव्ययभाव समास ही होगा। आगे बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, अच्छा कर्मधारय समास की बात कर लेते, क्या है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है कर्मधारय समास कहलाता है। ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद हमारा विशेष्य हो। ठीक है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो ये इसकी पहचान है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वह समास कौन सा है जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है, तो वो कर्मधारय समास है। विशेषण क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इनमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होगा इसका। जैसे विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोलते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट हो रही है उसको विशेष्य बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे मैं बात करता हूँ, इस समास के चार भेद होते हैं। ठीक है, चार भेद इस तरह से लिखे हैं। जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, एक होता है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। ठीक है, एक होता है विशेषणों के अपद कर्मधारय समास और विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। आम्रफल हो गया, कृताकृत हो गया, ठीक है, चरण कमल हो गया और हमारा लाल वस्त्र हो गया। ठीक है, तो कृताकृत का मतलब कृत या अकृत, आम्रफल। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे चार भेद इसके हो गए। कर्मधारय समास के विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो, के, समान, रूपी आदि शब्द आते हैं। अगर इनका हम विग्रह करेंगे तो इनके बीच में जो शब्द आ जाएगा, के आ जाएगा, समान आ जाएगा और रूपी शब्द आ जाएगा। ये इनके बीचों बीच आते हैं। जैसे मैं बात करूं लाल छड़ी, तो लाल है जो छड़ी, तो देखो लाल शब्द क्या है, यहाँ देखते हैं लाल, तो लाल शब्द क्या है, एक विशेषण हो गया। ठीक है, पहला पद क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जो छड़ी है तो छड़ी की विशेषता बताइए इस लाल ने, तो ये क्या हो गया, ये हो गया विशेष्य, ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो जहाँ भी विशेषण और विशेष्य का जोड़ा आता है वह हमारा कर्मधारय समास होगा। तो लाल छड़ी, छड़ी कैसी है, लाल, छड़ी की विशेषता बताइए, लाल है जो छड़ी। ऐसी महाकवि, तो महान है जो कवि, कवि कैसा है, महान, तो कवि की विशेषता किसने बताई, महान शब्द ने, तो ये विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई गई है वो कवि है, ये विशेष्य हो गया। परमेश्वर, तो परम है जो ईश्वर, ठीक है, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर हो गया। ऐसे आगे नीलकंठ, तो नील यानी रंग है और कंठ का मतलब होता है गला, तो नीला है कंठ जिसका, नीला है गला जिसका, तो उसको क्या बोलते हैं हम, भगवान शिव कहा जाता है। ये नीलकंठ वाला जो है ये बहुब्रीहि समास में भी चला जाएगा और ये समास हमारा कर्मधारय में भी रह, दोनों जगह काउंट होगा। कहाँ इसको उत्तर लगाएंगे इस पर बात करेंगे बाद में जब हम बहुब्रीहि समास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। लाल मणि, तो लाल विशेषण और मणि विशेष्य, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता बताइए, मणि कैसे, लाल। अधपका, आधा है जो पका, ठीक है, अधपका हो गया। महात्मा,
महान है जो आत्मा, तो उसको बोलते हैं महात्मा। ठीक है, तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? विशेषण और विशेष्य शब्दों के जोड़े इसमें आते हैं। देखते ही पहचान लोगे कौन सा पद विशेषण है, कौन सा पद विशेष्य है, और ये इसमें क्या हमारा कर्मधारय समास है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान समास यही है। आगे बात कर लेते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास क्या है जी? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी पहला पद अगर संख्यावाचक है, ठीक है, तो वहां द्विगु समास है। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा? चौराहा। तो पहला जो पद है वो संख्यावाचक है। हमें पता चला चौराहों का मतलब होता है 4 राहें जिसमें होती हैं, तो चौराहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा द्विगु समास है। ऐसे ही त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, तो पहला पद कैसा है? संख्यावाची होगा 3, तो 3 भुजाओं का समाहार त्रिभुज हो गया। सप्तशती, सप्त का मतलब 7 होता है, तो पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो इसका अगर विग्रह करेंगे 7 सैकड़ों का समूह हो गया। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार होता है। नवरत्न में पहला पद देखो नव, संख्यावाचक है, नव का मतलब होता है 9, 9 रत्नों का समूह। सप्तदीप, सप्त का मतलब 7 होता है, और देखो 7 दीपों का समूह। दोपहर, पहला पद संख्यावाची होगा 2, दोपहरों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, तो पहला पद संख्यावाची। तो जिस भी समास में पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वहां द्विगु समास होगा, द्विगु। तो संख्यावाची शब्द, जो संख्यावाची शब्द है उसको ढूंढ सकते हैं यहाँ पे हम। आगे बात करते हैं हम चौमासा। तो चौमासा का मतलब क्या होता है? 4 मासों का समूह। ठीक है, 4 मासों का समूह होता है चौमासा। तो पहला पद क्या है? संख्यावाची। चवन्नी, चवन्नी का मतलब 4 आनों का समूह, चवन्नी। अष्टाध्यायी, अष्टा का मतलब 8 होता है, 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये अगला है सतसई। सतसई का मतलब क्या होता है? 700 दोहों का समूह, सतसई हो गया। पंजाब, 5 आबो, आबो का मतलब भूमि, 5 आबों का समाहार पंजाब हो गया। सतसई, 700 दोहों का समूह, ऊपर भी पढ़ लिया, यहाँ भी आ गया। 700 दोहे सतसई कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कैसे द्विगु समास है सारे। द्विगु समास की पहचान क्या है? पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद हमारा प्रधान हो। ठीक है, तो यहाँ देखते ही पता चल जाएगा पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु है, अगर नहीं है तो कोई दूसरा समास है। नोट में एक पॉइंट लिखा है, 9 के अंक से बनी संख्या, जैसे 19, 59, 29, 39 आदि में भी द्विगु समास होता है, इनको ध्यान रखेंगे। 9 के अंक से बनी संख्या जिसमें 9 आ जाए, 39 में 9 आ रहा, 19 में 9 आ रहा है, 29 में, सॉरी ये 29 है, 29 में 9 आ रहा है, 39 में 9 आ रहा है। तो 9 के अंक से बनी संख्याएं, उनमें द्विगु समास होता है। 99 हो सकता है, 91 हो सकता है, ठीक है, 49 हो सकता है, 19 हो सकता है। तो जो 9 के अंक से संख्या बनती हैं उन सभी में भी द्विगु समास होता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कोई भी टीचर इसको नहीं बताएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। 9 के अंक से जितनी भी संख्या बनती है जिनमें 9 आता है, तो वो सारी द्विगु समास में जाएंगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं द्विंद समास की। द्विंद समास, ठीक है, जो द्विंद समास है इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों की प्रधानता होती है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे भाई बहन, ठीक है, दोनों अपने आप में स्वतंत्र है और दोनों ही प्रधान है, भाई बहन। माता पिता, देवासुर का मतलब होता है देव, देव असुर, ठीक है, जोड़ के लिख दिया है, ये ऐसे लिखेंगे देव असुर, देव असुर, ठीक है। दादा दादी, चाय पानी, पाप पुण्य, जीवन मरण, तो सब में क्या है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान होते हैं और इसके होते हैं 3 भेद। इनके 3 भेद से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 3 भेद कौन कौन से हो गए? जैसे पहला इसमें इतरेतर द्विंद, दूसरा वैकल्पिक द्विंद और तीसरा हमारा समाहार द्विंद। तो 3 भेद इसके होते हैं, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल हैं। देखते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको हम पहचानेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व की। इसमें एक दूसरे के विपरीत जैसे शब्द आते हैं, एक दूसरे के विपरीत जैसे आएंगे, विपरीत नहीं होंगे, विपरीत जैसे लगेंगे। जैसे देखो माता पिता, ठीक है, विपरीत जैसे लग रहे हैं। भाई बहन, लेकिन विपरीत नहीं है, भाई बहन का विपरीत नहीं होता, माता जो है पिता का विपरीत नहीं होती। तो इसमें विपरीत जैसे शब्द होंगे लेकिन विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण अर्जुन, ठीक है, कृष्ण अर्जुन, देवासुर,
तो ये सारे के सारे इतरेतर द्वंद्व में आएंगे, विपरीत जैसे लगेंगे। जैसे दूध रोटी लिख दिया हमने, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसमें, जैसे दूध रोटी, दूध रोटी हो गया, जला भुना, जला भुना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें विपरीत जैसे लगते हैं, जैसे और लेकिन विपरीत वो नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। और इसमें क्या आता है, मध्य गिनती अंक आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। मध्य गिनती अंक का मतलब है जो बीच के गिनती अंक हमारे 1 और 9 के बीच के गिनती अंक। ठीक है, जैसे भाई 24 हो गया, 26 हो गया, 21 हो गया, 61 हो गया, तो मध्य गिनती अंक इनको बोलते हैं। जैसे 61 हो गया, 1 और 60, इसमें कौन सा समास है, हम बोलेंगे द्विंद समास है। और द्विंद में कौन सा, इतरेतर द्विंद। ठीक है, इतरेतर द्विंद। 26 क्या होता है, जैसे 26 है, 26 को कैसे लिखेंगे हम हिंदी में, जैसे 26 लिखा, 26, 6 बाई 22 26, तो क्या लिखेंगे 6 और 20। ठीक है, इसको लिखेंगे 6 और 20, तो ये हो गया 26। ऐसे 61 में लिखेंगे 1 और 60, जैसे 61 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है 61, 21 लिखते हैं, 21 में क्या लिखेंगे 1 और 20, 1 और 20, तो ये 21 हो गया। तो ऐसे जितने भी मध्य गिनती अंक है, 9 के अंक को छोड़ दें। ठीक है, 9 के अंक को छोड़कर, 0 के अंक को छोड़कर बीच के जो भी अंक बनते हैं तो सब मध्य गिनती अंक के अंतर्गत आते हैं। और इन सब में कौन सा समास होता है, द्विंद समास। और द्विंद में भी कौन सा, इतरेतर द्विंद। ठीक है, इसकी ये पहचान है। तो इसमें विपरीत जैसे शब्द आते हैं। अब बात कर लेते हैं वैकल्पिक द्वंद की। वैकल्पिक द्वंद, तो इसमें क्या है, इसमें दो विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है, यानी इसमें विलोम शब्दों का प्रयोग होगा। हमेशा हमेशा विलोम शब्दों का प्रयोग इसमें होगा, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। तो देखो यहाँ पे यह लग रहा है, वैकल्पिक से आपको पता चल रहा है विकल्प मिल रहा है हमें। ठीक है, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, तो ये विकल्प मिल जाता है यहाँ पे। जैसे माता पिता, तो अब माता पिता यानी इतरेतर में आ गया। अगर बोलेंगे माता या पिता, तो वहाँ क्या होगा, विकल्प हो गया, विकल्प मिल गया, तो वैकल्पिक में चला गया। जहाँ विकल्प मिले, या लग जाए तो वहाँ विकल्प हो जाता है, या तो ये या ये, तो वैकल्पिक में चला जाता है। जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या ज़्यादा है, थोड़ा या बहुत। ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। भला बुरा, भला या बुरा, तो दोनों में से एक ही काम होता है। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। जैसे मान लो आपको कोई कहता है कि वह लड़का तुम्हें भला बुरा बोल रहा था, तो आप बोलोगे भला या बुरा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, या तो भला ही कहेगा या बुरा कहेगा। तो ये दोनों में से एक ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वैकल्पिक। विकल्प है इसमें हमारे पास, या तो भला कह दो या बुरा कह दो, या ठंडा कह दो या गर्म कह दो। ठीक है, थोड़ा दे दो या ज़्यादा दे दो, तो ये थोड़ा बहुत में आ जाएगा। ऐसे ही लाभालाभ, लाभालाभ का मतलब या तो लाभ या अलाभ। अगर मैं इसको विग्रह करूंगा तो कैसे लिखूंगा लाभालाभ को, लाभ या अलाभ। ये लाभालाभ का। ऊंच नीच, या तो ऊंच या नीच। सीता शीत का मतलब क्या, या तो शीत या अशीत। ठीक है, तो इसका विग्रह करने पर क्या आया, शीत या अशीत। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ये तो कई बार आया है, सीता शीत में समास बता दो, तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको कैसे करें, तो विग्रह का मतलब होता है, इसमें विग्रह करेंगे शीत या अशीत। सीता शीत का मतलब क्या होता है, सीता शीत, या तो शीत या अशीत, दोनों में से एक ही चीज। या तो एक टाइम पे सर्दी पड़ेगी या एक टाइम पे गर्मी पड़ेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे लाभ या अलाभ, या तो लाभ होगा या अलाभ का मतलब हानि होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, लाभ और हानि। तो ये इसमें वैकल्पिक में आ जाते हैं और एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। तो ये वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आगे बात करता हूँ समाहार द्वंद्व समास की। समाहार द्वंद्व में क्या है, इसमें दोनों पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं तथा सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है ज़्यादातर। ठीक है, सार्थक निरर्थक शब्दों का प्रयोग होगा और हमेशा बहुवचन शब्द होंगे। जैसे अन्न, अन्न का बहुवचन अन्न, और जल का बहुवचन जल होगा, तो अन्न और जल। चाय पानी, चाय या पानी। कपड़ा लत्ता, कपड़ा या लत्ता। देखो कपड़ा एक सार्थक शब्द है, लत्ता क्या है, निरर्थक। लत्ता क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो हम बोल देते हैं ना कपड़ा लत्ता। रोटी के साथ तो रोटी लगा देते हैं, रोटी वोटी खा लो, तो सार्थक और निरर्थक की जोड़ी हो गई। हाथ पैर हो गया, हाथ या पैर। साग पात हो गया, साग या पात। ठीक है, तो ये जो है जैसे हम लगा देते हैं दूध वूध पी लो, तो दूध और वूध। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों के जोड़े किस में आएंगे, समाहार द्वंद्व में आते हैं, समाहार द्वंद्व में आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमारे समाहार द्वंद्व के उदाहरण होंगे और बहुवचन होंगे, सार्थक निरर्थक शब्दों के जोड़े होते हैं। ठीक है, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ जो द्वंद्व समास है आपने अच्छे से इसको समझा होगा, इसके जो है एग्जाम्पल्स को आपने अच्छे से देखा होगा, सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक बार फिर से आपका जो है
डाउट क्लियर करा दूंगा। 5 मिनट का फिर से मैं एक छोटा सा सेशन लेके आ जाऊंगा इस पर, आपका डाउट कोई नहीं रहने दूंगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। आगे बात करते हैं हम बहुब्रीहि समास पर। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट समास यही है बहुब्रीहि समास। इससे बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें रहता है, इसमें और कर्मधारय में। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन में कर्मधारय भी मिलेगा तुम्हें और बहुब्रीहि भी जरूर मिलेगा, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा लगाएं, क्योंकि कुछ इनके उदाहरण ऐसे हैं जो दोनों में गिने जाते हैं, वो कर्मधारय भी होते हैं और बहुब्रीहि भी होते हैं, तो फिर कौन सा लगाएं इस पर भी अभी बात करेंगे। बहुब्रीहि समास को देखते हैं पहले। जिस समास में समस्त पदों में कोई प्रधान न हो, ठीक है, तथा दो पद के मध्य से तीसरे का अर्थ बोध हो। ठीक है, यानी जिस समास के पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, दोनों ही अप्रधान हो और दोनों पद मिलकर तीसरे व्यक्ति या तीसरे पद की बात करें या तीसरे पद का बोध कराएं, वही हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा महावीर, ठीक है, महावीर, तो इसका मतलब क्या होता है, महान है जो वीर। ठीक है, तो महान है जो वीर तो हमने वहां भी पढ़ा था, देखो हमने कर्मधारय में भी इसको पढ़ा है महावीर को। ठीक है, महाकवि है इसमें, ठीक है, महावीर नहीं पढ़ा, तो महावीर इसमें भी काउंट हो जाएगा। कैसे, महान है जो वीर, क्योंकि इसने विशेषता बताई है महावीर की, महान है जो वीर। लेकिन हम महावीर किसको बोलते हैं, भगवान हनुमान जी को बोलते हैं महावीर, तो इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास है, यानी दोनों पद मिलकर महा और वीर, महान और वीर मिलकर किसको बताते हैं, हनुमान जी को। जैसे निशा और चर, यानी रात में चलने वाला, तो रात में विचरण करने वाला कौन होता है, राक्षस। तो अगर आए निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर यानी रात में कौन चलता है, राक्षस। तो तीसरे पद को बताया, जो भी तीसरे पद को बताए वही बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र है जिसके हाथ में, तो चक्र किसके हाथ में होता है, श्री कृष्ण के हाथ में, तो श्री कृष्ण को बताया इन्होंने चक्रपाणी ने। पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला कमल होता है। ठीक है, सड़ानन, सड़ का मतलब होता है छह, आनन है जिसके, तो कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय, सड़ानन हो गया, छह आनन का मतलब होता है सर, छह सर है जिसके, क्या हो गया, कार्तिकेय। प्रधानमंत्री, प्रधान है मंत्री यानी नरेंद्र मोदी, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ बताया ना इसने प्रधानमंत्री को, प्रधान और मंत्री ने, तो प्रधानमंत्री को ना नरेंद्र मोदी। तो ऐसे इसमें आ जाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा दूरदर्शन, दूरदर्शन, तो दूरदर्शन में बताइए कौन सा समास है, तो दूर के दर्शन, तो इसका अगर मैं विग्रह करूँ तो क्या हो जाएगा, दूर के दर्शन। तो दूर के दर्शन कौन कराता है, टेलीविजन, तो ये किसको दिखा रहा है, ये टीवी को बता रहा है। तो तीसरा पद बताया ना इसने दूरदर्शन ने, तो दूर के दर्शन कराने वाला तो टेलीविजन हो गया। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास होता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, धर का मतलब उठाने वाला, गिरि का मतलब पर्वत, पर्वत को उठाने वाला कौन था जी, श्री कृष्ण थे, तो बहुब्रीहि समास। तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया, पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो कौन है, वो भी श्री कृष्ण है, पीले हैं वस्त्र जिसके। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को बताते हैं, इसलिए मैंने इसके बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है वेरिएशन है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर का मतलब पेट, लंबा है पेट जिसका, किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, भगवान शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब है सर, 10 सर वाला कौन था, रावण, तो दशानन में कौन सा हो गया हमारा, बहुब्रीहि समास। शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला, बंदर, वानर को बोलते हैं। अंशुमाली, अंशु है, ठीक है, अंशुमाली, अंशु है माली, अंशु है गाला जिसका, तो किसको बोलते हैं, सूर्य को। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु जी हो गए। हरिकेश, ठीक है, हरिकेश का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों का ईश कौन है, विष्णु। पंचानन, 5 हैं आनंद जिसके, हनुमान जी के। पद्मनाम, पट्टग कमल, ठीक है नाभि में जिसके, विष्णु। ठीक है, तो क्या इसको बोलेंगे, विष्णु को। तो ये सब के सब हमारे क्या हैं, बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। ठीक है, हिमतनिया, एक होता है हिमतनिया, 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 ठीक है, इसमें आप समास बताएंगे मुझे। एक होता है रतिपति, रतिपति, जिसको पता है वो कमेंट में मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है, रतिपति, हिमतनिया हो गया। इन दोनों में आप मुझे समास हो कौन सा समास है और इनका मतलब क्या है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी थोड़े से एग्जाम्पल रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है, शिव।
नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव हो गए। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ जूड़ा, ठीक है, जूड़े में चंद्रमा है जिसके, भगवान शिव। पतझड़, जिसके पत्ते झड़ गए, विशेष ऋतु विशेष है जिसके पत्ते झड़ गए होंगे, तो पतझड़, वो उसमें पतझड़ में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है। पतझड़ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा पतझड़ में, ठीक है। एक दंत, एक दंत है जिसका, श्री गणेश, ठीक है। गुरारी, वह मुरारी हो गया, गुरारी नहीं होगा, ठीक है, मुरारी। मुरारी, वह जो मुर राक्षस का शत्रु है, कृष्ण मुरारी उनको बोलते हैं, मुरारी, मुर राक्षस का शत्रु श्री कृष्ण। तो इन सब में बहुव्रीहि समास है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे नीलकंठ आ गया आपके एग्जाम में, नीलकंठ, ठीक है, ये पूछा, और आपके जो ऑप्शन है उसमें करंधार्य भी आपको दे रखा है, करंधार्य, और आपको बहुव्रीहि भी दे रखा है ऑप्शन में, बहुव्रीहि। तो नीलकंठ जो है, नीला है कंठ जिसका, तो ये करंधार्य को ही बता रहा है। और नीलकंठ अगर तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है तो भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि भगवान शिव का गला नीला है। तो अपने आप में दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये करंधार्य में भी जा रहा है और बहुव्रीहि में जा रहा है। तो जब ऐसी स्थिति फंस जाए आपके सामने, क्योंकि ऐसा समास पूछ ले जिसमें कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों आ रहे हैं और ऑप्शन में भी दोनों हैं, तो हमेशा क्या करेंगे, बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देके चलेंगे। हमेशा बहुव्रीहि समास ही सही होगा अगर दोनों हैं। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो कर्मधारय लगा देंगे, फिर कर्मधारय सही होगा। लेकिन बहुव्रीहि है तो फिर वहां पर बहुव्रीहि ही सही होगा, तो बहुव्रीहि ही लगाकर चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो अब आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास हमारा बचा हुआ है, कि जिसमें हम कारक की 6 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं तत्पुरुष समास में, ठीक है। बड़ा समास है इसलिए मैंने अगली वीडियो के लिए उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये वीडियो हो जाता काफ़ी लंबा। अगली वीडियो में हम जो तत्पुरुष समास है उसके साथ साथ अपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इस समास वाले चैप्टर के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो मैं एक दावे के साथ कहूँगा कि इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।